हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भ्रूणकोश की क्या चीज़, तो भ्रूणकोश के प्रकार। ठीक है, भ्रूणकोश की प्रकार क्या है। इसके पिछले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश का विकास कैसे और किस प्रकार से हो रहा है। तो उसको एक डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने क्या किया था, बहुत अच्छे से समझा था। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो लोग दोबारा से वीडियो को देख करके अच्छे से समझ लीजिए, या तो फिर हमें कमेंट करके बता दें, मैं उसके लिए फिर से एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और किसके बेस पे भ्रूणकोश को यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें भ्रूणकोश के प्रकार की, तो बेसिकली भ्रूणकोश के जो प्रकार होते हैं वो किसके आधार पे भ्रूणकोश को बांटा गया है वो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज़, छोटा सा टर्म्स रह गया था हम लोगों का, जो मैं इस क्लास में क्या करता हूँ उसको बता दे रहा हूँ। टर्म्स क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने जब भ्रूणकोश के बारे में पढ़ा तो यहाँ पे एक चीज़ ये जानना है कि जब हम लोग भ्रूण जानते हैं, एम्ब्रियो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, हालांकि आगे भी हम बता देंगे, फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि एम्ब्रियो को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। और जब हम क्या करते हैं, भ्रूण का अध्ययन करते हैं, ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, भ्रूण का अध्ययन करते हैं, तो भ्रूण के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, यदि आप सबको पता है तो हमें कमेंट करके बताएं भ्रूण के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। ठीक है, अगर मैं बता दूं कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड, बताइए क्या कहते हैं, यानी भ्रूण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चलिए मैं ही बता देता हूं कि जो भ्रूण है, भ्रूण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भ्रूण के अध्ययन को कहा जाता है भ्रूण विज्ञान। इंग्लिश में इसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान कहते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। क्या कह देंगे, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गया। एक लाइन की ये बात थी कि भ्रूण के अध्ययन को क्या कहते हैं, भ्रूण के अध्ययन को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। अब ये जो भ्रूण के अध्ययन को क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी है। तो सिंपल सी बात है, अगर भ्रूण विज्ञान है तो इसके कोई ना कोई जनक भी होंगे, इसकी कोई ना कोई जन्मदाता भी होंगे। तो सवाल ये आता है कि भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, वो भी भारतीय। ठीक है, भ्रूण विज्ञान के भारतीय जनक कौन है। यदि आप सबको पता है तो आप सब हमें कमेंट करके बताएं कि भ्रूण विज्ञान के भारतीय जनक किसे कहते हैं, भारतीय जनक किसे कहते हैं। अगर आप सबको पता है कि भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है तो फटाफट हमें कमेंट करके बताएं कि भ्रूण विज्ञान के जो जनक है किसे कहा जाता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ कि भ्रूण विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, पी माहेश्वरी है। कौन है, पी माहेश्वरी। ये पी माहेश्वरी कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे, पी माहेश्वरी कौन है, तो ये भ्रूण विज्ञान के जनक हो भी किसके, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। ठीक, सभी लोगों को समझ में आ गया कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो पी माहेश्वरी को कहते हैं। अच्छा, पी का मतलब होता है पंचानन, यानी यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं पंचानन माहेश्वर। तो पंचानन माहेश्वर को क्या कहा जाता है, तो पंचानन माहेश्वर को कहा जाता है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। ये दो टर्म्स हमारा छूट गया था, लेकिन मैं अब बता दे रहा हूँ, हो सकता है आगे भी बता दूँ इसको। तो यहाँ पे दो बातें आपको समझ में आ गया। पहला कि भ्रूण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भ्रूण के अध्ययन को कहा जाता है भ्रूण विज्ञान, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और भ्रूण विज्ञान के, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, तो पी माहेश्वरी जी है। कौन है, पी माहेश्वरी है। तो ये छोटा सा टर्म्स छूट गया था, इसको मैंने बता दिया। अब हम आगे की देखेंगे। अब हम देखेंगे कि जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, भ्रूण कोश के विकास के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कि जो भ्रूण कोश का विकास है उसके बाद भ्रूण कोश होते कितने प्रकार के होते हैं, किसके किसके आधार पर इसको हम बांट सकते हैं, ये सारा चीज़ें अभी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करते हैं। तो सभी लोग वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा से पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको क्लास पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे तो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसमें भ्रूण कोश के क्या चीज़, तो भ्रूण कोश के प्रकार। हेडिंग क्या हो जाएगा, तो फटाफट आप सभी हेडिंग बना लीजिएगा। भ्रूण कोश की क्या चीज, तो भ्रूण कोश के प्रकार। अब देखिए भ्रूण कोश के प्रकार, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूण कोश की क्या चीज, भ्रूण कोश के प्रकार। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हमें भ्रूण कोश के प्रकार के बारे में देखना है। तो भ्रूण कोश क्या सभी लोगों को तो पता ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो भ्रूण कोश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं भ्रूण कोश के प्रकार की बात करूँ तो जो आप लोगों को पता है कि दीर्घ बीजाणु या फिर गुरु बीजाणु होते हैं। तो दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु के जो केंद्रक होते हैं उस केंद्रक की संख्या के आधार पर, ठीक है, यानी दीर्घ बीजाणु के केंद्रक के संख्या के आधार पर जो भ्रूण कोश होते हैं इसे 3 भागों में क्या किया गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। किसके आधार पे, तो गुरु बीजाणु या दीर्घ बीजाणु के केंद्रक की संख्या के आधार पे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे नोट कर दूं, इसमें एक लाइन लिख दूं, क्या लिख दूं, दीर्घ बीजाणु के केंद्रक, दीर्घ बीजाणु के केंद्रक की संख्या के आधार पे, केंद्र की संख्या के आधार पर क्या चीज, आधार पर भ्रूण कोश की क्या चीज, तो भ्रूण कोश के प्रकार, ठीक है, भ्रूण कोश के प्रकार। बात सभी को समझ में आ गए। यहाँ पे मैंने क्या बताया, भ्रूण कोश का प्रकार कितने होते हैं, तो किसके आधार पे मैं इसका प्रकार बता रहा हूँ, तो दीर्घ बीजाणु के केंद्रक की संख्या के आधार पे, जो दो दीर्घ बीजाणु केंद्रक है उसके संख्या के यानी उसके नंबर के बेसिस पे हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे बांट सकते हैं। इसको कितने भागों में बांट देंगे, तो इसके 3 भाग होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दीर्घ बीजाणु का जो होता है, दीर्घ बीजाणु के केंद्रक की संख्या के आधार पर हम भ्रूण कोश को 3 भागों में क्या कर देंगे, 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक बीजाणु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बीजाणु भ्रूण कोश हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका द्विबीजाणु, ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विबीजाणुक भ्रूण कोश हो जाएगा, भ्रूण कोश हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा चतुर्बीजाणु भ्रूण कोश हो जाएगा, ठीक है, भ्रूण कोश। बात सभी को समझ में आ गए। तो भ्रूण कोश होते यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो भ्रूण कोश होते वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, एक बीजाणु भ्रूण कोश होता है, दूसरा क्या होता है, द्विबीजाणु भ्रूण कोश होता है, और तीसरा क्या होता है, चतुर्बीजाणु भ्रूण कोश होता है। किस बेसिस पे मैंने इसको डिवाइड किया है, तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ बीजाणु के केंद्र की संख्या के आधार पे। तो दीर्घ बीजाणु के केंद्र की संख्या के आधार पे हमने किसको, हमने एम्ब्रियो सैक को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला हो जाएगा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक हो जाएगा, दूसरा बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, टेट्रास्पोरिक हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कह देंगे, इसको कह देंगे मोनोस्पोरिक, ठीक है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा टेट्रास्पोरिक, ठीक है, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक हो जाएगा, ठीक है। बात सभी को समझ में आ गए, तो फटाफट हमें कमेंट करके बताएं कि आप सबको इतनी बातें समझ में आ गई है। तो अभी मैंने क्या बताया, आप सबको ये बताया हूँ कि जो भ्रूण कोश होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब समझना हमें यह है कि एक बीजाणु भ्रूण कोश किसे कहते हैं। तो एक बीजाणु भ्रूण कोश का मतलब क्या है, इसको आसानी से मैं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। एक बीजाणु भ्रूण कोश का मतलब यह होता है कि आपको पता है कि जब एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका, यानी इसमें होता क्या है कि एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका, ये क्या है, तो ये आपका हो जाएगा गुरु बीजाणु मातृकोशिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरु बीजाणु मातृकोशिका। अब ये जो गुरु बीजाणु मातृकोशिका है, ये गुरु बीजाणु मातृकोशिका क्या करती है, ये गुरु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। ये पिछले वाले क्लासेस में आप लोगों को बताया था, क्या करती है, ये अर्धसूत्री विभाजन करती है। तो जब एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है तो ये 4 प्रकार की बीजाणु का, यानी 4 प्रकार के गुरु बीजाणु का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार की गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं। 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, तो 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक। और एक गुरु बीजाणु जो होते हैं ये क्या होता है, तो ये सक्रिय या फिर क्रियाशील होता है, सक्रिय या क्या होता है, क्रियाशील होता है, ठीक है। अब ये जो एक बीजाणु जो है, एक बीजाणु जो सक्रिय क्रियाशील है, ये गुरु बीजाणु
सक्रिय क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, ये गुरु बीजाणु विकसित होकर के क्या करती है, भ्रूण का विकास करती है, यानी भ्रूण का निर्माण करती है। तो इस प्रकार का जो भ्रूण कोश होता है, इस प्रकार के भ्रूण कोश को क्या कहते हैं, एक बीजाणु भ्रूण कोश कहते हैं। समझ में आ गए सभी लोगों को। तो एक बीजाणु भ्रूण कोश किसे कहते हैं, इसमें बताएंगे कि जब गुरु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है तो 4 प्रकार की बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिसमें 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और 1 गुरु बीजाणु क्या होता है, सक्रिय होता है। और यही 1 गुरु बीजाणु सक्रिय जो रहता है, ये क्या करती है, ये विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करती है, भ्रूण कोश का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार के भ्रूण कोश को क्या कहते हैं, एक बीजाणु भ्रूण कोश कहते हैं। समझ में आ गए सभी लोगों को। अब चलिए, अब हम देख लेते हैं कि एक बीजाणु भ्रूण कोश होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। ये इसमें 2 तरह के कंडीशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्या आप लोग, हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पर, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप चीज़ों को लिख लीजिएगा। आप लिखिएगा इस प्रकार से कि इसमें देखिए लिखना कैसे, इसमें क्या होता है, इसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका, ये वाला हेडिंग में बता रहा हूँ, एक बीजाणु भ्रूण कोश में। तो इसमें बताएंगे कि इसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 प्रकार के क्या करती है, 4 प्रकार के गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिसमें क्या होता है, 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, 1 गुरु बीजाणु क्या रहता है, सक्रिय क्रियाशील होते हैं। और वो सक्रिय क्रियाशील बीजाणु होता है, यही क्या करती है, भ्रूण कोश का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार के भ्रूण कोश को क्या कहेंगे, एक बीजाणु भ्रूण कोश कहेंगे, ठीक है। अब ये जो होते हैं, ये 2 तरह के देखने को मिलते हैं। कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के देखने को मिलते हैं। एक का क्या होता है, एक हो जाएगा एक बीजाणु 8 केंद्र की, एक बीजाणु 8 केंद्र की हो जाएगा। और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, दूसरा मिलेगा एक बीजाणु 4 केंद्र की, एक बीजाणु 4 केंद्र की, ठीक है। एक बीजाणु 4 केंद्र की, मतलब यहाँ पर भी एक बीजाणु है और यहाँ पे एक बीजाणु है, लेकिन यहाँ एक बीजाणु में 8 केंद्रक है और यहाँ एक बीजाणु में कितने केंद्रक है, 4। तो यह दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो एक बीजाणु भ्रूण कोश के अंतर्गत आते हैं। बात सभी को समझ में आ गया। अब हमें समझना एक बीजाणु 8 केंद्र की क्या है और एक बीजाणु 4 केंद्र की क्या है। तो इस प्रकार के बीजाणुओं में क्या होता है, इस प्रकार की बीजाणु में एक बीजाणु होता है और इसमें क्या होता है, इसमें 7 कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं होती है, 7 कोशिकाएं होती है। वह 8 क्या होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो जिसके भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं, यानी जिसके एक बीजाणु, यानी जिसके एक गुरु बीजाणु में क्या होते हो, जिसके एक गुरु बीजाणु में 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक पाए जाते हो, उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे एक बीजाणु 8 केंद्र की भ्रूण कोश कह देंगे। क्या कह देंगे, एक बीजाणु 8 केंद्र की भ्रूण कोश। तो एक बीजाणु का मतलब कि एक बीजाणु होगा और उस बीजाणु में 8 केंद्रक होगा और 7 कोशिका होगा। तो जिन गुरु बीजाणुओं में 8 केंद्रक 7 कोशिका पाए जाएगी, उसको हम कहेंगे एक बीजाणु 8 केंद्र की कह देंगे। समझ में आया कि नहीं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीगोनम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पॉलीगोनम हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गए। अब इसका एग्जाम्पल पॉलीगोनम होता है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, पॉलीगोनम प्रकार का बीजाणु कह सकते हैं, ठीक है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कह सकते हैं इसको। अब ये बातें तो सभी को समझ में आ गई होगी। अब एक बीजाणु 8 केंद्र की का क्या मतलब है, ऐसा गुरु बीजाणु या ऐसा बीजाणु जिसमें 4 कोशिकाएं व 4 केंद्रक होते हों। इसमें कितनी कोशिका होती है, इसमें 4 कोशिका तथा कितने केंद्रक, 4 केंद्रक होते हों, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एक बीजाणु 4 केंद्र की भ्रूण कोश कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए कि दीर्घ बीजाणु के केंद्रक की संख्या के आधार पर भ्रूण कोश 3 प्रकार के होते हैं। एक बीजाणु भ्रूण कोश, एक बीजाणु भ्रूण कोश में मैंने बता दिया। और ये 2 तरह की कंडीशन देखने को मिलते हैं। पहला एक बीजाणु 8 केंद्र की और दूसरा क्या हो जाएगा, एक बीजाणु 4 केंद्र की हो जाएगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, ओइनोथेरा हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, ओइनोथेरा हो जाएगा, ओइनोथेरा हो जाएगा, ओइनोथेरा हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा, ओइनोथेरा हो जाएगा। ओइनोथेरा एग्जाम्पल किसका है, तो एक बीजाणु 4 केंद्रकी का क्या है, तो ये एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम यहीं पे दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। तो दूसरा प्रकार क्या है, द्विबीजाणु भ्रूणकोश। इसमें क्या होता है कि जब मादा युग्मकोद्भिद के विकास के लिए, किसमें, मादा युग्मकोद्भिद के विकास के लिए गुरु बीजाणु के कितने, गुरु बीजाणु के या भ्रूणकोश के 2 केंद्रक भाग लेते हो, ठीक है, भ्रूणकोश के 2 केंद्रक भाग लेते हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे द्विबीजाणु भ्रूणकोश कहेंगे। यानी कि इसमें बताना क्या है कि इसमें गुरु बीजाणु के 2 केंद्रक क्या करते हो, 2 केंद्रक मादा युग्मकोद्भिद विकास में सहायता करते हो तो उसको क्या कहेंगे, द्विबीजाणु भ्रूणकोश कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्याज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा बात कर लेते हैं। तो दूसरा सभी को समझ में आया, यानी मादा युग्मकोद्भिद के विकास के लिए गुरु बीजाणु के जब 2 केंद्रक क्या करते हो, भाग लेते हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विबीजाणु भ्रूणकोश कहेंगे। अब तीसरा क्या है, चतुर्बीजाणु, यानी जब मादा युग्मकोद्भिद के विकास के लिए कितने, तो मादा युग्मकोद्भिद के विकास के लिए 4 केंद्र क्या करते हो, 4 यानी भ्रूणकोश के 4 केंद्र क्या करते हो, भाग लेते हो, उसे क्या कहते हैं, चतुर्बीजाणु कह देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्या बताया, चतुर्बीजाणु भ्रूणकोश का मतलब जब मादा युग्मकोद्भिद के विकास के लिए कितने, तो गुरु बीजाणु के 4 केंद्रक जब भाग लेंगे, यानी 4 केंद्रक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, चतुर्बीजाणु भ्रूणकोश कह देंगे। तो पूरी बात सभी को समझ में आ गया। तो ये क्या रहा, भ्रूणकोश का प्रकार रहा। ठीक है, भ्रूणकोश के प्रकार में मैंने क्या क्या बता दिया, एक बीजाणु भ्रूणकोश, द्विबीजाणु भ्रूणकोश और तीसरा क्या हो जाएगा, चतुर्बीजाणु भ्रूणकोश। तो एक बीजाणु में मैंने बताया कि 2 कंडीशन, एक आपका पॉलीगोनम प्रकार का हो जाएगा, दूसरा ओइनोथेरा प्रकार का हो जाएगा। पॉलीगोनम में कितने कोशिकाएं, 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक होते हैं। ओइनोथेरा में कितने होते हैं, 4 कोशिका और कितने होते हैं, 4 केंद्रक देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, द्विबीजाणु भ्रूणकोश में कितने केंद्रक होते हैं, तो इसमें जो होता है 8 केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं, इसमें 8 केंद्रक देखने को मिलते हैं। और इसमें कितने केंद्रक देखने को मिलते हैं, तो इसमें 8 या 16, तो 8 अथवा क्या होते हैं, तो 8 अथवा 16 केंद्रक इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी बातें हमारी समझ में आ गई होगी कि भ्रूणकोश जो थे कितने प्रकार के होते हैं, किसकी किसके बेसिस पे होते हैं। तो सभी लोगों को पूरी कंप्लीटली टॉपिक समझ में आ गया है, तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मैं पीछे से 2 प्रश्न आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अगर आप सबको हमारा क्लास समझ में आया है तो मैं पीछे से 2 प्रश्न आपको यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो आंसर लिखेंगे तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने हमारा वीडियो को देखा है। ठीक है, हमारे लेक्चर को आप लोगों ने देखा है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए डीपीपी क्या है। ठीक है, डीपीपी में हमें क्वेश्चन कहते हैं, डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस पेपर में मैं आपको 2 क्वेश्चन दे बता रहा हूँ जिसका आंसर आप हमें बताइएगा। पहला क्वेश्चन आप बताइएगा, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर